ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारी कुंडली ले लेते हैं स्कैनिंग वाली। अब ये जो कुंडली है इसमें सबसे पहले हम लगन समझेंगे, लगन स्पष्ट करेंगे और मूल जो राशि है यानी चंद्र राशि है वह समझेंगे। अब देखिए इस कुंडली में जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, B21 डिग्री लिखा हुआ है, वह पहला घर है जहाँ पर शनि भगवान बैठे हुए हैं, शनि ग्रह हैं। और 12 नंबर से राशि बनेगी मीन, तो पहले भाव में जो राशि है वह लगन को ही सर्वोपरि माना जाएगा। तो उसमें जब भी पहले भाव की जब भी बात होती है तो साधारणतः भाषा में यही बोला जाएगा कि ये अमुक लगन की कुंडली है, यानी पहले घर में जो भी नंबर है वह उसका लगन कहलाएगा। तो यहाँ पर यह है कुंडली मीन लगन की कुंडली कहलाएगी, क्योंकि ये लगन भाव है। लगन भाव में जो राशि है वही लगन माना जाएगा। अब जो चंद्र राशि है जिस पे सारे गोचर प्रभावी बने रहते हैं वह कैसे देखी जाएगी? वह देखी जाएगी चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं, जिस भाव में चंद्रमा की उपस्थिति है वहाँ पर राशि का कौन सा नंबर आ रहा है। तो चंद्रमा यहाँ पर बहुत उत्तम बल के साथ द्वादश भाव वह स्थान पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है 11 नंबर लिखा हुआ है। तो 11 नंबर से बनी हमारी कुंभ राशि। तो मीन लगन की कुंडली जिसमें चंद्र राशि कुंभ है, स्कैनिंग में इसके अलावा कोई भी राशि नहीं है। अब इसके पश्चात जातक कोई भी नाम रख ले और ऐसा नहीं होगा कि मेरा नाम तो यह है और मुझे यह नहीं पता कि मेरी जो चंद्र राशि है वह कुंभ आती है। और वर्तमान में जैसे कुंभ पे शनि के 7.5 का प्रभाव है, तो जातक यह नहीं कह सकता कि क्योंकि मैंने अपना नाम दूसरा रखा हुआ है तो मेरे नाम उच्चारण से तो यह राशि बनती है और उस राशि में राजयोग चल रहा है तो मुझे राजयोग ही प्राप्त होगा। अब मेरा लेना देना ही नहीं है चंद्र राशि से, तो मेरे पर कैसे प्रभाव आ सकता है? प्रभाव इसी का पड़ा रहेगा। आप किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम रख लीजिए तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके साथ जो घटित हो रहा है वो अगले दिन ऑटोमेटिकली आपके साथ घटित होने लग जाएगा। क्योंकि बहुत सारी जब कुंडलियाँ स्कैनिंग के लिए आती हैं 90% जातक जो हैं उनको यह नहीं समझ में आता है। उनको यह लगता है कि राशि का यह वर्ण है तो हमने यह नाम रखा हुआ है और हम जो राशिफल देखते हैं वह हमारे पर लागू नहीं होता है। आपकी चंद्र राशि होती है, चंद्र राशि, और उसके बाद आपको अपनी कुंडली का बेसिक ज्ञान होना चाहिए और उसमें भी चंद्र कुंडली को ही सम्मुख रख के आपको तब गोचर समझ में आएगा कि ये ग्रह जो हैं गोचर के प्रभाव से क्या दिशा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए कुंडली समझते हैं। ये कुंडली ऐसी है, बहुत सारे लोग इसके प्रभाव को समझेंगे तो उनके मन में प्रश्न ये एक बार तो ज़रूर उठेगा कि काश यह योग हमारे साथ घटित होता। यह जो जातक है इसके पास हर महीने जो खर्चा है, आय है, वो लाखों में आती है, तब भी जातक कुछ नहीं कर पाया और बहुत प्यार से आई इनकम जो है उसके पास, पैसा बहुत प्यार से आया। ऐसा नहीं है कि जातक ने सुबह से शाम तक कुआं खोदा और फिर जो है एक गिलास पानी नसीब हुआ। हिलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी और भर भर के जल आया, यानी लक्ष्मी जी के संदर्भ में बहुत उत्तम रहा। एक समय ऐसा आया कि जब लाखों में जो इनकम आ रही थी वह करोड़ों में पहुंच गई। उसके पश्चात भी जातक कुछ नहीं कर पाया या मूल समझेंगी कि कुछ करना ही नहीं चाहता है, तो वह किन ग्रहों के कारण हुआ और इससे हम सभी को क्या सीख लेनी चाहिए कि वाकई में ही क्या केवल ग्रहों को दोष देने से और कर्महीनता के पथ पर चलने से ऐसे जीवन आपका सार्थक कहलाएगा या नहीं।
या ऐसा ही ग्रहों का प्रभाव है कि व्यक्ति हर दूसरी अपनी एक्टिविटी के लिए ग्रहों को ही जिम्मेदार ठहराएगा कि ग्रह ऐसा है इसलिए ये नहीं हो पा रहा है। कर्म सिद्धांत कभी भी फेल नहीं हो सकता है, और धर्म मार्ग का जो अनुसरण करते हैं ग्रह उनको मार्ग भी देते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। तो ये समझेंगे इस चीज़ को, क्योंकि बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एक तो स्थिति ऐसी है कि जातक को मार्ग ना मिल रहा हो, संघर्ष बहुत ज़्यादा हो, या किसी दूसरी वजह से कोई ऐसा विषम प्रभाव बन गया है कि जातक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन कोई अदृश्य ताकत जो है किसी प्रारब्ध के रूप में भाग्य के साथ जो है प्रभाव में आ गई है, तो वहाँ तो बहुत उत्तम लगता है कि जातक को निराशा हो जाए, और हमेशा जातक उससे बाहर आने के लिए प्रयासरत रहता है। लेकिन लाखों में रुपया अगर आपके पास आ रहा है तब आप कुछ नहीं कर पाओ, और भाग्य आपका ऐसा कि लक्ष्मी जी फिर करोड़ों में आने लग जाएं और फिर भी आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो, और उसके पश्चात भी पूरे दिन भर जो है एक कंप्लेंट सेक्शन आपने खोला हुआ है और लिखते हो इसमें कि मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा ही नहीं हो सकता, तो वो समझते हैं। सबसे पहले इसमें B21 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये लगन की ताकत है। 21 डिग्री एक उत्तम बल है। 15 डिग्री से ऊपर ये केवल स्कैनिंग की कैलकुलेशंस हैं, इनका जो पारंपरिक जो ज्योतिष विद्या है उससे कोई सीधा संपर्क नहीं है। लगन वही रहता है, लेकिन रीड करने का तरीका जो है स्कैनिंग का है, और स्कैनिंग हर एक कुंडली के लिए अलग रहती है, निजी रहती है। यही कैलकुलेशंस किसी दूसरी कुंडली में लागू हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, वही रीड करना होगा। और शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं। शनि के पास 2 साइन है, ट्रिपल सी ब्रैकेट है, L है, MP है और 26 डिग्री है। बहुत अच्छी ताकत है, सबसे पावरफुल ग्रह हैं। लेकिन मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि जब भी L साइन स्कैनिंग में किसको दे दिया जाएगा, जिस भी ग्रह को दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर ग्रह के 2 रूप आकर खड़े हो जाएंगे। 2 ग्रह के रूप आकर खड़े हो जाएंगे, एक पॉजिटिव शनि आकर खड़े हो जाएंगे और एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव शनि आकर खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर चुनाव जातक को करना है। जातक जिसका चुनाव करेगा और जैसे ही उसके संपर्क में आएगा, तो वो जो ऊर्जा जो होगी सकारात्मक वाली या नकारात्मक वाली, वो उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। एक प्रकार की संधि हो जाएगी दोनों के बीच में, ग्रह के बीच में और जातक के बीच में, और जातक वैसे ही आचरण करता रहेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जातक अगर नेगेटिव को चुन लेगा तो पॉजिटिव उससे मुंह मोड़ कर बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पॉजिटिव जो शनि है वो हमेशा दस्तक देते रहेंगे। एक बार आप विचार करिए कि यह जो करा जा रहा है क्या ये ठीक है, यानी मन से एक आवाज़ जो है आपको टोकती रहेगी गुरु के रूप में। तो स्वाभाविक है कि उल्टा मार्ग ही जातक चुनेगा, तो जातक ने नकारात्मक शनि का यहाँ पर चुनाव करा। मतलब जितना उल्टी सोच हो सकती है उल्टा सोचा, क्योंकि पहला भाव है और मीन लगन की कुंडली है। आधे से ज़्यादा समय तो कल्पनाओं में ही निकल जाएगा इनका। मीन राशि का जो प्रभाव है, मीन लगन की जो कुंडली है वो। अब यहाँ पर गौर देने वाली बात है कि जो लग्नेश है बृहस्पति देव, वह एकादश भाव में बैठे हुए हैं। ताकत बहुत अच्छी है, डबल सी ब्रैकेट है, 25 डिग्री की ताकत है, वक्री हैं और L साइन दिया हुआ है। यानी कि जातक के पास 2 मार्ग हैं। एक मार्ग यह कहता है कि आप धर्म से चलो, नित्य परिश्रम करो और सभी को साक्षी मानते हुए अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हुए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव हैं और मीन लगन की कुंडली है, इसके स्वामी हैं गुरु ग्रह। लेकिन यह ध्यान रखना कि जो तुम जिस चीज़ का चुनाव करोगे वही चीज़ तुम्हारे पास आकर खड़ी हो जाएगी और तुम्हें हर हाल में उसको स्वीकारना होगा। तो L साइन होने की वजह से, ताकत ज़्यादा होने की वजह से जातक ने जो नेगेटिव बृहस्पति है उसका ही चुनाव करा, यानी जातक की सोच में बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है। अब जिसके पास मैच्योरिटी नहीं है, यानी कि उसका शरीर तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और बुद्धि जो है वो हमेशा उल्टी ही चलती है, बहुत
छोटी बुद्धि आप इसको यहाँ पर कह सकते हो। अब आएंगे इसके पंचम भाव पे आएंगे, जहाँ पर कर्क राशि है, 4 नंबर लिखा हुआ है, सूर्यदेव बैठे हुए हैं 7 डिग्री के, सिंगल सी ब्रैकेट है और LP3 है। LP3 का मतलब है कि 3 ग्रह हैं इस कुंडली में, LP1, LP2 और LP3। तो यहाँ पर LP3 यानी कि सबसे कमज़ोर ग्रह ताकत के हिसाब से तीसरे नंबर के सूर्यदेव आते हुए। अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें छठा भाव। छठे भाव में देखिए 3 ग्रह बैठे हुए हैं और सिंह राशि है, सूर्यदेव का घर है, ये सिंह राशि है। शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र के पास एक L साइन है, LP2 है और 6 डिग्री है। L का मतलब क्या आ गया कि शुक्र भी 2 बैठे हुए हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। राहु है, बहुत अच्छी ताकत के साथ हैं। राहु की ताकत से जातक की जो उदर है उसमें गर्मी रह सकती है, पाचन क्रिया थोड़ी सुस्त हो सकती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और राहु हमेशा आपके फेवर में रहेंगे अगर आप उसका अनुसरण कर पाते हो तो। और बुध बैठे हुए हैं, बुध के साथ LP1 है और H दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो ताकत है वो सिंगल सी ब्रैकेट है और 1 डिग्री है। इस बात को समझिएगा। और यहाँ पर जो बुध जो चुनाव करेंगे, बुध चुनाव किसका करेंगे, जैसे कि हमेशा मैंने अनुभव बताया है कि बुध जो है हमेशा जो ताकतवर ग्रह है उसके साथ ही संधि करेगा, भले ही वह उसका शत्रु हो या मित्र हो, बुध यह नहीं देखता। स्कैनिंग के पैनल पे बहुत सारी चीज़ें ग्रहों के संदर्भ में नई सीखने को मिलती है और बड़ी हमें भी हैरानी होती है कि देखिए कि देखने में क्या समझ में आता है और हो क्या रहा है इन रियलिटी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सप्तम भाव पे मंगल हैं, डबल सी ब्रैकेट के साथ 23 डिग्री के, पूर्णता मांगलिक योग से प्रभावित यह कुंडली। और जहाँ तक हमेशा L साइन वाले ग्रहों के नकारात्मक रूप को सपोर्ट कर रहा है तो गृहस्थी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी, हर प्रकार से प्रभावित होगी, कोई चांस नहीं है कि इससे आप बच पाओ। अब द्वादश भाव में चंद्रमा है 26 डिग्री के साथ, डबल सी ब्रैकेट और केतु बैठे हुए हैं डबल सी ब्रैकेट के साथ 28 डिग्री। केतु यहाँ पर ठीक है, चंद्रमा भी लगभग यहाँ पर ठीक है, लेकिन दोनों के प्रभाव से जातक के मन में हमेशा एक डर बैठा रहता है कि मुझे इस बात की गारंटी चाहिए, मैं उसको विद्वान मानूंगा कि मेरी नियम और शर्तों पे मैं जो मर्जी खाऊं, जो मर्जी पीऊं, जैसे मर्जी शब्द मेरे मुख से निकालूं। मैंने अगर किसी पूजा पाठ पे खर्च किया है या मैंने किसी ज्योतिष विद्वान के पास जाके कोई परामर्श लिया है या मैंने किसी की सलाह से कोई नग धारण करा है या कोई भी ऐसी व्यवस्था जिसमें ईश्वरीय जुड़ाव है और मैंने मेरा पैसा खर्च करा है, तो मैं जो मर्जी करूं मेरे हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए। यह जातक की सोच है। अब आप समझ लीजिए क्या भविष्य होगा जातक। इसके पश्चात भी यहाँ पर सूर्यदेव की कृपा से, क्योंकि पैनल पे पितृ और पूर्वजों की ऊर्जा भी चेक करी जाती है, कि एक हद तक यह देखते हुए कि यह जो बच्चा है हमारे कुल का है और यही हमें आगे पानी देगा, इसलिए गोचर भी ठीक चल रहा है और सारी चीज़ ठीक हैं कि बच्चा हमारा ही है, तो बहुत ज़्यादा फेवर करवाया बुज़ुर्गों ने, पूर्वजों ने, जो शरीर से नहीं है अभी। तो इसलिए ही जो इनकम जो है वो लाखों में रही और एक मौका ऐसा आया वो करोड़ों में पहुंच गई। अब हुआ क्या यह समझिए। बुध और राहु या बुध और केतु जहाँ भी बैठेंगे वह भाव को खाली करना शुरू कर देंगे धन के संदर्भ में। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। बुध यहाँ पर शुक्र का चुनाव नहीं करेंगे, वह राहु का चुनाव करेंगे, क्योंकि राहु के पास डिग्री ज़्यादा मजबूत है और ये केवल स्कैनिंग की कैलकुलेशंस हैं। यानी जातक क्या करेगा, जो भी उसके पास पैसा आएगा उस पैसे को घर में छिपा कर रख लेगा, ना तो बैंक में डालेगा ना किसी ऐसी व्यवस्था में डालेगा कि वो पैसा जो है घूमना शुरू करे।
जातक को यह लगता है कि जो मैं पैसा कमा रहा हूँ इसमें से 1 रुपया भी मुझे खर्च नहीं करना पड़े और मैं उसको किसी ऐसी व्यवस्था में डाल दूँ जहाँ से मुझे ब्याज आता रहे और ब्याज भी मेरे मनमर्जी का मिले और उस ब्याज में से मैंने जो समाज से उधारी ली हुई है, अब देखिए करोड़ों में इनकम है फिर भी उधार लेना पड़ता है। आप देखिएगा क्या गजब की कुंडली है। उसमें से थोड़ा थोड़ा करके मैं जो हूँ अमाउंट जो है वापस करूँगा। अब कभी कभार कोई ऐसा व्यक्ति भी सामने आ जाता है जो बहुत ज़्यादा आपसे तेज होता है, ताकतवर होता है, तो जातक के पास एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, जो करना है कर लो। ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारे को बहुत ज़्यादा, जब काउंसलिंग करी जाती है, जो दूसरी कुंडलियाँ आती हैं, तो बहुत ज़्यादा उदाहरण दे के हमारे को समझाने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि ऐसी गलती मत करिएगा। ये ग्रह हैं, ये कोई आपके दुश्मन नहीं है। अगर ये कुछ प्रेरणा आपके मन में भाव के द्वारा उत्पन्न कर रहे हैं तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और हमेशा कर्म को और धर्म को ही ऊपर बनाकर चलिएगा। आप किसी मार्ग का अनुसरण कर रहे हो, वह मार्ग जहाँ जाता है वो वहीं पहुँच जाओगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मार्ग अगर दक्षिण दिशा में जा रहा है तो आप हट करके उस पर चलना शुरू करो, बोलो कि मैं उत्तर दिशा में ही पहुँचूँगा। ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर यह चुनाव करा गया और यह ऊर्जा बहुत लोगों ने समझाया और कि आप ऐसा मत करिए, एक व्यवस्था है, लक्ष्मी जी का सम्मान करिए। तो बिल्कुल जब जातक ने कमाना शुरू करा था तो 10 रुपए की भी उधारी नहीं थी और इनकम लाखों में थी, लेकिन एक आचरण उसने ऐसा पकड़ लिया क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जब बुध जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर ताकत से हैं तो यहाँ पर जातक बहुत ज़्यादा कंजूस हो जाता है। ये छठे भाव के जो बुध हैं ये अधिकतर मैंने उसमें देखा है, ऐसी सीख ली है कि बुध यहाँ पर ऐसा प्रभाव देते हैं। अब बुध क्या करते हैं, बुध यहाँ पर एच साइन है, इसका मतलब है कि बुध यहाँ पर नेगेटिव नहीं आ सकते हैं। ताकत बेशक कमज़ोर है तो बुध हमेशा जातक को बचाने का प्रयास करते हैं, राहु भी बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो धन संचय दोष उत्पन्न हो रहा है उससे जातक के पास जो जोड़ा हुआ धन है उसको खराब करना शुरू कर देते हैं। और इनकी सम्मिलित दृष्टि जा रही है सामने द्वादश भाव पर, 12वें घर पे जा रही है जहाँ चंद्र और केतु बैठे हुए हैं। यानी हर हाल में जातक का जो निवास स्थान है, जातक का जो बसी बसाई जो व्यवस्था है उसको छोड़ना ही पड़ता है। ये यहाँ तक हो जाते हैं और इसमें बार बार एक ही चीज़ बोली गई कि आपके शनि बैठे हुए हैं। शनि 2 प्रकार के हैं। इस बार जो है आप एल साइन है, इसलिए जो पॉजिटिव शनि है आप उसको वोट दीजिए, सामने आइए। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। लक्ष्मी जी की मूल प्रकृति है चलायमान बने रहना, आप इसको दबा के मत रखिए। आप खर्च भी करिए, दान भी करिए, लेकिन जातक 1 पैसा भी खर्च नहीं करना चाहता है और ये प्रारब्ध ही है, इस बात को समझिएगा। इसके पश्चात एक उम्मीद फिर भी बचती है, वह उम्मीद बचती है लग्नेश की, क्योंकि वह लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। तो जातक को बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी दी जाती हैं क्योंकि स्कैनिंग में कुछ औषधीय पौधे ऐसे हैं कि अगर उनको घर पे निश्चित नक्षत्र में और निश्चित मुहूर्त में अगर लेके आया जाए और जल में कुछ चीज़ें मिलाकर जो है उनको सींचा जाए, उनकी जो है मिट्टी में जल डाला जाए, तो इस जो प्रभाव जो जातक के ऊपर कर्जे का बना रहता है, संकट का बना रहता है, उसको तोड़ देता है। केवल स्कैनिंग में पॉसिबल है। उसके बाद जितने भी जातक ने गलत चुनाव कर रखे होते हैं, एल में, एल मतलब जो ग्रह नकारात्मक चुने होते हैं, तो तुरंत ही वह जो रेमेडी होती है केवल स्कैनिंग की, कुंडली की स्कैनिंग में जो निकल के आती है वो उसको तोड़ देता है और जातक को बोलता है कि आपके पिछले रिकॉर्ड लगभग क्लियर हो गए हैं, आज से आप पुनः शुरुआत करिए। लेकिन हम किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते हैं। तो जातक क्या करता है कि कोई विद्वान अगर जीवन में आया है
तो वह आया है और वह आकर भी जैसा मैं करना चाह रहा हूँ मेरी नियम शर्तों पे ही करके जाएगा और मुझे 1 रुपया भी बदले में सेवा में खर्च नहीं करना है। चलिए कोई बात नहीं, जो देने आया है वो तो आपसे तो बहुत बड़ा है क्योंकि वो दे रहा है, और आपको जो वो चीज़ देगा उसके बाद उसके गुरु के द्वारा उसके पास तो वह 10 गुना होकर बढ़ेगी ही बढ़ेगी ऊर्जा का तीसरा नियम है। लेकिन आपकी जो मानसिकता है वह मानसिकता यह दर्शाती है कि बहुत सारे लोगों को यह अफसोस ज़रूर रहेगा कि काश यह चीज़ हमारे साथ होती, लाखों में नहीं सही हज़ारों में ही हमारी इनकम हो जाती। ये तो करोड़ों में खेल रहा था, हम लाखों तक भी पहुंच जाते तो हमारा जो परिवार है उसको ऊंचा उठा लेते। हमारे घर के जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने जो हमारे से आशाएं बांधी हुई है हम उनको पूरा कर लेते। तो यहाँ पर यह कुंडली एक प्रकार से प्रकाश डालती है कि बड़े बुज़ुर्ग जो बात कह गए हैं कि भाग्य में होता है तो चल के आता है, और भाग्य में अगर नहीं होता है तो चल के चला जाता है, आपसे दूर हो जाता है। तो यह कुंडली इस पे स्पष्ट होती है। तो कुछ व्यवस्थाएं जो जातक को दी गई तो सीधी लैंग्वेज में कहा जाए तो जातक ने उनका अपमान करा, मखौल बनाया, और 11 से 21 दिन के बीच में ऊर्जा न्यूट्रल हो जाती हैं अगर आप सम्मान नहीं करो, स्कैनिंग से जुड़े होने के बाद भी। तो यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है इस कुंडली के माध्यम से कि केवल एक ये धारणा बना लेनी कि हमारे को कोई कुछ करने नहीं देना चाहता है, या एक ऐसी निराशा से स्वयं को घेर लेना कि हमारा तो कोई अच्छा टाइम आएगा ही नहीं, यह ठीक नहीं है। इन जैसे लोगों के पास अगर ऐसी कृपा बन के आ सकती है तो आपके पास भी आ सकती है। और इस कुंडली में मैंने जो प्रार्थना करी कि आप देखिएगा, घर के बुजुर्गों ने इनको बहुत पैसा दिया, तो मेरी बड़ी प्रार्थना रहती है कि इन ग्रहों से ऊपर अगर आप अपने घर के बड़ों को रख लोगे, उनके आशीर्वाद को रख लोगे, पितरों और पूर्वजों से जुड़ोगे, धर्म का काम करोगे, उनको निमित्त करोगे कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इससे मेरे जो कुल के जितने मेरे पूर्वज हैं, जितने मेरे पितृपक्ष हैं और मेरे कुल के जितने देवी देवता हैं, यह उनको लगे इस समय को साक्षी मानकर, इस दिन को साक्षी मानकर, आज की जो तिथि है, आज की जो डेट है, उसमें उसको साक्षी मानकर मैं ये कर रहा हूँ, जीव सेवा कर रहा हूँ, भूखे को भोजन करा रहा हूँ, प्यासे को पानी पिला रहा हूँ, तो वह कृपा इन ग्रहों पे भारी पड़ सकती है। ये ग्रह जैसे मर्जी बैठे हों, आपको हर प्रकार से बचा के वह बुजुर्ग की कृपा ले जाएगी। लेकिन आपकी भावना क्या है यह केवल आपको ही पता है। इसलिए मेरी बड़ी प्रार्थना रहती है कि बहुत ज़्यादा अगर आप ग्रहों के चक्कर में पड़ जाओगे, बहुत ज़्यादा, मतलब आप श्वास भी ले रहे हो तो ये क्या ग्रह के अनुकूल है या नहीं है, आप नहीं है तो क्या श्वास लेना छोड़ दोगे, और मूल जो अपनी दैनिक क्रियाओं में धर्म की पालना नहीं करते हो, यानी आपका एक वीक पॉइंट है, तो आपको तो बीमार होना ही होना है ऊर्जा रूप में। लेकिन धर्म की पालना करते हो, थोड़ी सी सकारात्मकता बनाकर रखते हो अपनी प्रकृति में, और इस बात को मानते हो कि यह प्रकृति का नियम है, धूप और छाँव, सुख और दुख आने ही आने हैं। सुख में सदैव हमारे को धन्यवाद का भाव बना के रखना है, दुख में हमारे को स्मरण रखना है कि इससे पहले सुख था और ये जब वो चला गया तो यह भी चला जाएगा, और धर्म की पालना को ही ऊपर बना के रखना है। दुख जो है थोड़ा सा संघर्ष भी लेके आता है, और जहाँ संघर्ष होता है वहीं पे कुछ नई चीज़ें पैदा हो पाती हैं। तो फिलहाल ये स्कैनिंग के पैनल से बहुत पहले कुंडली हटा दी थी, क्योंकि बहुत लंबे समय तक पैनल से जोड़ के रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। कोई मशीन नहीं है स्कैनिंग का पैनल की यहाँ से बटन दबाओ जातक की बुद्धि ऐसी हो जाएगी, क्योंकि कर्म करने का अधिकार मानव को दिया हुआ है, अवचेतन मन उसी के पास है। तो मेरी बड़ी प्रार्थना है कि हमेशा यह ध्यान रखिए कि
बेशक कोई भी पास्ट की जो घटना है, प्रारब्ध जो है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपके संस्कार कैसे हैं, उससे जो होने वाला रिएक्शन है वह पॉजिटिव जाएगा या आप उसको पूर्णतः नेगेटिव लोगे, यह पूर्णतः आपके हाथ में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये थी हमारी कुंडली स्कैनिंग के लिए। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नई कुंडली की स्कैनिंग के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।